हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स मास्टर्स। मेरा नाम है रमनदीप एंड ये है हमारा लेसन 6 पार्ट सी। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था मीनिंग एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, हमने डिस्कस करा था अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। हमने फिर प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करी थी अकाउंटिंग इक्वेशन को लेके। आई होप सो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है या कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपको स्टिल कोई भी कंफ्यूजन या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मीनिंग एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस क्या होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड उसकी नीड्स को डिस्कस करेंगे और एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम उसको भी डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम है रमनदीप, बीकॉम फर्स्ट डिवीजन मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से कर रखी है। एमकॉम फर्स्ट डिवीजन फ्रॉम यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, ऑल ओवर इंडिया रैंक 60 है एंड JRF क्वालिफाई कर रखा है विद 99.88 परसेंटाइल। एक्स डेटा एनालिस्ट रह चुकी हूँ एंड ईक्लक्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अभी मैं करंटली क्या हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इन कॉमर्स। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं हमारे लेक्चर नंबर 6 के पार्ट सी पे, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस को। ओ रूल्स हमने डिस्कस कर लिए थे डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस के। ठीक है, वो और उसके नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, जब हम उसको इंक्रीज करते हैं या फिर जब हम उसको डिक्रीज करते हैं, हम उसको कब डेबिट करेंगे, कब हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। इसको मैं आगे भी अभी भी डिटेल में भी हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ना बच्चे, अगर आप इसको समझे, अब ग्लोबल लेवल पे बहुत सारी कंट्रीज हैं। ठीक है, हमने पहले भी यही एग्जांपल ली थी जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे। अब मान लीजिए कोई ऐसा इन्वेस्टर है, अब वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहता है, या कह लीजिए वो यूएस में इन्वेस्ट करना चाहता है, या वो ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्ट करना चाहता है। मान लीजिए वो किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहता है। तो अब क्या है, वहां की जो कंट्रीज है, ठीक है, वहां उन कंट्रीज में जो कंपनीज है, ठीक है, अब वो क्या है, डिफरेंट सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रही होगी, डिफरेंट अकाउंटिंग रूल्स को फॉलो कर रही होगी, टेक्निक्स को फॉलो कर रही होगी उस कंट्री के हिसाब से, जो उस कंट्री ने अपने लॉ सिस्टम के हिसाब से डिजाइन कर रखा है। अब क्या है, इन्वेस्टर अब वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, अगर वो इन सभी कंपनीज को देखेगा तो उसकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा कि कौन सी कंपनी क्या अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बताना चाह रही है। अब वो इस हिसाब से, अब ना तो उसको कुछ समझ में आएगा, अब वो कंपेयर भी करके देखेगा तो उसको फिर भी कुछ भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, जिसके बेसिस पे क्या है, वो अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं ले पाएगा। ठीक है, इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट को कंट्री में इंक्रीज करने के लिए हम क्या लेके आए हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लेके आते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को डिजाइन कौन करता है, इंटरनेशनल लेवल पे इसको डिजाइन करता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसको हम क्या कहते हैं। और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाता है, हम उनको क्या कहते हैं, IFRS कहते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं। अब ये जो IFRS बच्चे होते हैं ना, अब ये क्या है, हर एक कंट्री पे एप्लीकेबल है एक्सेप्ट यूएस। ठीक है, यूएस इन चीजों को फॉलो नहीं करना चाहता। ठीक है, तो बाकी सारी जो कंट्रीज हैं उन लोगों ने मिलके क्या है, एक क्या है, यूनिफॉर्म बेसिस पे एक कॉमन क्या है, प्रिंसिपल्स बनाए हैं, अकाउंटिंग के कॉमन प्रिंसिपल्स बनाए हैं, या फिर कह लीजिए स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। और इन्हीं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, रूल्स को, टेक्निक्स को फॉलो करना क्या है, हर एक कंट्री में क्या है, कंपल्सरी है। और हर एक कंट्री में जो कंपनीज है वो इन्हीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके अपनी क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेगी। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इन्वेस्टर्स के लिए क्या है, इजिली अंडरस्टैंडेबिलिटी है। ठीक है, वो इजिली अंडरस्टैंड कर पाएगा हर एक कंट्री की जो डिफरेंट कंपनीज है उसमें। ठीक है, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड भी कर पाएगा, और विद बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज या फिर बिटवीन डिफरेंट कंपनीज क्या है, वो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या है, कंपेयर भी कर पाएगा, और उसके बेसिस पे क्या है, वो अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी ले सकता है कि उसको किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, या फिर उसको किस कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, तो आई होप सो ये छोटी सी इंट्रो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में मैंने बताई सिंपल लैंग्वेज में, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है बच्चे, एक कॉमन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। ये क्या है, एक कॉमन प्रिंसिपल्स है, स्टैंडर्ड्स है, प्रोसीजर्स है, बिल्कुल वैसे ही जैसे है हमारा, हमने क्या स्टडी करे थे, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। ठीक है, अब ये क्या बताते हैं, ये स्पेसिफाई करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को किस हिसाब से रिकॉर्ड
रिकॉर्ड करना है, उसको कैसे मेजर करना है और अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे दिखाना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है? कॉमन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं जो हमें स्पेसिफाई करते हैं हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन records transactions and events and recognize them and measures the same and disclose them in the financial statements. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर अथॉरिटेटिव स्टैंडर्ड्स। अब अथॉरिटेटिव स्टैंडर्ड्स का यहाँ पे क्या मतलब है बच्चे कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है? बाइंडिंग है, आपकी मर्जी नहीं है कि आप इसको अडॉप्ट करें या ना करें, ये आप पे बाइंडिंग है, आपको ये अडॉप्ट करने ही पड़ेंगे। ठीक है, आप अपनी मर्जी यहाँ पे नहीं चला सकते। अब ये हर एक कंट्री पे क्या है? बाइंडिंग है और हर एक कंपनी को इन्हीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपनी क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना होगा और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को क्या है? रिपोर्ट करना होगा। अब ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ये किस पे बेस्ड है? ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस करे हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, ये है क्या है? उस पे बेस्ड है। आपको आई होप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का? ठीक है, इसका सबसे पहले वही कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो इन्वेस्टर्स क्या है अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, अगर डिफरेंट कंपनीज क्या है डिफरेंट कंट्रीज में अगर वो अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज को या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगी तो इन्वेस्टर्स के लिए या फिर शेयर होल्डर्स के लिए जिन्होंने अपनी मनी उन कंपनीज में इन्वेस्ट करनी है तो उनके लिए तो मुश्किल हो जाएगा ना। अब वो इतने सारे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हर एक कंट्री के हिसाब से याद रख नहीं सकते। ठीक है, या फिर अगर रख भी सकते हैं तो उसको क्या है? बहुत ही कम्प्लेक्सिटी को फॉलो करना पड़ेगा, फिर उसको समझ में आएगी कि उसको किस कंपनी में किस कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर कहाँ पे उसको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का? कि हम उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या है? इजिली अंडरस्टैंडेबल बनाए। फॉर किसके लिए? टू ऑल द स्टेक होल्डर्स, जो भी उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करना चाहते हैं वो क्या है? इजिली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड कर सके और उसको समझ सके। ठीक है, बिकॉज ऑल कंपनीज फॉलोज सेम सेट ऑफ अकाउंटिंग रूल्स विच एंश्योर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी इज रेलिवेंट एंड एक्यूरेट। जब हम इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं तो एक तो लगभग बात 100% सच्ची होती है। वो क्या सच्ची होती है और पक्की भी होती है? क्या पक्की होती है? जो आपके पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आ रही है वो रेलिवेंट भी है और वो ट्रू भी है, वो एक्यूरेट भी है। वो इंफॉर्मेशन क्या है? आपके यूज के लिए, उसमें कुछ भी फालतू की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो रेलिवेंट इन नेचर है, वो उससे आपका डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट होगा और वो इंफॉर्मेशन क्या है? ट्रू भी है, उसमें कोई भी फैक्ट्स क्या है? आपसे छुपाए नहीं गए हैं। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब इसमें ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब है? कोई भी फ्रॉड का या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन का यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है। ठीक है, कोई भी कंपनी ऐसा रिस्क नहीं ले सकती है क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो उस कंपनी वो क्या है? लॉस के अगेंस्ट जाएगी। तो वो उसको ऑब्वियस बात है, फिर कोई ना कोई हर्जाना तो भुगतना ही पड़ेगा ना। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या करते हैं? इंप्रूव करते हैं किसको? ट्रांसपेरेंसी को। ठीक है, as accounting standards followed by companies across the world are almost similar। ठीक है बच्चा, आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हम लेके ही इसीलिए आए हैं क्योंकि वो क्या है? सिमिलर है। हर एक कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड सब कंपनीज इसको क्या है? फॉलो करती है। ठीक है, आई होप सो आपको ऑब्जेक्टिव से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम अंडरस्टैंड करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेके आने की जरूरत क्या पड़ी। ठीक है, सबसे पहले तो अकाउंटिंग क्या है? एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इंफॉर्मेशन सिस्टम का बच्चे यहाँ पे ये मतलब है कि जो अकाउंटिंग का साइकिल है वो हम किस लिए परफॉर्म करते हैं? ताकि हमारे पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आ सके। अब जो रोज की जर्नल एंट्रीज को देख के तो आपको समझ में नहीं आएगा ना कि आपके पास कितने एसेट्स है या कितनी लायबिलिटीज है। ठीक है, तो ये क्या है? हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिसका मेन एम होता है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू नंबर ऑफ पार्टीज। जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो कौन कौन है? उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना वो कौन कौन है? इन्वेस्टर्स हो गए, मैनेजमेंट होगी, क्रेडिटर्स हो गए, गवर्नमेंट होगी। ठीक है, सच इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड थ्रू अ सेट ऑफ फाइनेंस। अब ये जो इंफॉर्मेशन है वो हम किसके बेसिस पे दिखाते हैं? हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। कौन कौन सी बच्चे प्रिपेयर करते हैं? फर्स्ट इज इनकम स्टेटमेंट जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं। सेकंड इज बैलेंस शीट। ठीक है, थर्ड इज कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड
फोर्थ इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो ये सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम प्रिपेयर करते हैं इसलिए ताकि हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को क्या है रिक्वायर्ड पार्टीज को रिक्वायर्ड यूजर्स तक पहुंचा सके। ठीक है, दिस सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी शुड डिपिक्ट अ ट्रू एंड फेयर व्यू। और दूसरी नीड क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, ये है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम कंपनी हमारे सामने आगे ला के रख रही है, ठीक है, जो हमारे पास परोस रही है आगे आगे, वो क्या है ट्रू होनी चाहिए या फिर फेयर होनी चाहिए। उसमें कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन या फिर कोई भी फ्रॉड या फिर कुछ भी छुपाया हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब कंपनी क्या है बुद्धू भी बना देती है। ठीक है, अब बुद्धू बनने से पहले, अब हम तो है ही सब है ना बुद्धू, ठीक है, हमें मान लीजिए ज्यादा पता नहीं होता, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। अब जो कॉमन पीपल है, ठीक है, उनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है, थोड़ी बहुत जो चलो मान लीजिए अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स उनको नॉलेज होती है, बट वो कंप्लीट उनको भी नहीं होती। तो हम तो है ही मान लीजिए बुद्धू सबके सब। ठीक है, अब हम बुद्धू लोगों को बचाने के लिए क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, हमेशा हमें ट्रू इन्फॉर्मेशन देंगे और फेयर इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, देयर इज अ नीड टू हार्मोनाइज एंड स्टैंडर्डाइज द डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिकम कंसिस्टेंट एंड कंपेयर। हम किस लिए लेके आए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, ताकि हर एक कंट्री में जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है ना, जो अकाउंटिंग का सिस्टम है, उसको हम यूनिफॉर्म यानी कि एक जैसा सिमिलर सा बना सके सारी कंट्रीज में। ठीक है, और स्टैंडर्डाइज एक स्टैंडर्ड सेट कर दे कि अगर इसी हिसाब से ही आप अकाउंटिंग को परफॉर्म करोगे। ठीक है, तो इस अब ऐसा करने से क्या होगा, कंसिस्टेंसी रहेगी और आप इजीली क्या है कंपेयर भी कर सकते हो डिफरेंट कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि बच्चे हर एक कंपनी वही सेट ऑफ रूल्स फॉलो करेगी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में डिफाइन है, वो अपने हिसाब से कुछ भी नया बना के क्या है फॉलो नहीं करेगी। Certain standards must be followed for preparing financial statements, so there is a minimum ambiguity and answer। अब क्या है confusion नहीं, ambiguity का मतलब क्या है बच्चे confusion होना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है अगर हम accounting standards को लेके आते हैं तो minimum confusion रहेगी और क्या है हमारा रिस्क भी क्या है रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हम अंधे होके तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, मान लीजिए हम इन्वेस्टर है, ठीक है, अब क्या है हमें समझ में नहीं आ रहा मान लीजिए कि किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कह रही है, अब वो कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है। ठीक है, अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम क्या है ऐसी कुछ भी इन्वेस्टमेंट अगर कर देते हैं तो हमारा रिस्क क्या है इंक्रीज हो जाएगा ना। मान लीजिए कब कल को हमें समझ में ही नहीं आया कि वो कंपनी ऑलरेडी लॉस में चल रही थी और हमने फिर से उसी में जाके इन्वेस्टमेंट कर दी, क्योंकि हम तो है ही बुद्धू, है ना। तो अब इसी हमें बुद्धू से क्या है हमें इंटेलिजेंट बनाने के लिए क्या आ गई है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब वो क्या करते हैं इसी रिस्क को इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं और इसी रिस्क को क्या है कंट्रोल करते हैं, इसी रिस्क को क्या है रिड्यूस करते हैं, ताकि हम बुद्धू ना बने किसी भी कंपनी के द्वारा। ठीक है, वैसे भी हम इंडियंस को थोड़ी सी आदत है, हम थोड़े बुद्धू बन ही जाते हैं फिर भी, इसलिए तो कंपनीज स्कैम कर लेती है ना। तो आगे चलते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के। फर्स्ट एडवांटेजेस क्या है, ये हमें गाइड करता है, किसको असिस्ट करता है ऑडिटर्स को। अब ऑडिटर कौन होते हैं, मैंने पहले भी लेक्चर्स में डिस्कस कर रखा है। ऑडिटर्स वो होते हैं जो ये चेक करते हैं कि हम सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, अकाउंटिंग टेक्निक्स को, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, कंसेप्ट्स को, रूल्स को, या फिर हमारे जो कंपनीज एक्ट 2013 है हम वो सारे लॉज को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, उसके हिसाब से हम अपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर नहीं। तो ठीक है, तो ऑडिटर ये सब चेक करेगा, तो ठीक है उसके लिए हेल्पफुल होगा ना। अगर सेम ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होंगे, अब अगर डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो वो कैसे ही बेचारा चेक कर पाएगा, है ना, वो भी फिर हमारी तरह बुद्धू बन जाएगा। ठीक है, ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी एंड कंपेरेबिलिटी। अब इससे क्या होता है यूनिफॉर्मिटी, सिमिलर नेचर की अकाउंटिंग पॉलिसीज होंगी, इन्वेस्टर को अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा और वो इजीली क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिजल्ट्स को कंपेयर भी कर सकता है बिटवीन डिफरेंट कंपनीज। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है वो ICAI है, वो क्या है टाइम टू टाइम क्या करता है वो लेके आता है, चेंजेस लेके आता है किसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, और वो क्या है सारी कंपनीज क्या है फॉलो करते हैं, तो इसलिए क्या है फ्लेक्सिबल इन नेचर भी है। और वैसे भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ना अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ना हमें कुछ कुछ मेथड्स दे रखे हैं जिसमें हमें बता रखा है कि हमारी मर्जी यानी कि कंपनी की मर्जी कि वो किस मेथड को फॉलो करना चाहती है। ठीक है, नेक्स्ट है अवॉइड्स फ्रॉड। इसमें फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के या फिर कह लीजिए विंडो ड्रेसिंग होने के, मैनिपुलेशन होने के चांसेस क्या है बहुत ही कम हो जाते हैं। अब इसकी लिमिट
लिमिटेशंस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, डिफिकल्ट। अब हमें उन्होंने ऑल्टरनेटिव तो दे दिए, यहाँ पे तो ये एडवांटेज में आ गया, ठीक है, कि फ्लेक्सिबिलिटी है। अब लिमिटेशन में भी है, अगर ऑल्टरनेटिव हमें दे रखे हैं, अब हमें समझ में ही नहीं आ रहा हम किस मेथड को फॉलो करें, ठीक है, हम या फिर हमारे लिए कौन सा ज्यादा बेटर है, तो डिफिकल्टी हो जाती है ना चूज करने में ऑल्टरनेटिव। वैसे होता नहीं है, ये ऐसे लिखने के लिए है सब कुछ की डिफिकल्टी होती है, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड स्कोप है, रेस्ट्रिक्टेड कैसे है कि जो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने बता दिया हमें वही फॉलो, अपनी आंखों पे पट्टी बांध के हमें वही फॉलो करना पड़ेगा, चाहे हम आगे जाके कुएं में ही क्यों ना गिर जाए। हम अपना कुछ भी नया नहीं लेके आ सकते, हम अपने हिसाब से कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें क्या है, अंधे कुएं में जाके गिरना ही होगा, इसलिए इसका स्कोप क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। ब्रिंग्स इनफ्लेक्सिबिलिटी इन वही, ठीक है, पहले उन्होंने बोला फ्लेक्सिबल, अभी ये भी पागल हो रखे है ना बुक वाले भी। तो क्या है, ब्रिंग्स इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी कैसे बचे कि हमें क्या है, अंधेधुंध क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ही फॉलो करना पड़ता है, मैंडेटरी है, ये बाइंडिंग है हम पे, हम अपनी मर्जी से कुछ भी और इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, और ऊपर से टाइम कंज्यूमिंग भी है। टाइम कंज्यूमिंग क्यों है बच्चे, क्योंकि हमें उसके हिसाब से ही, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या है, काफी टाइम लग जाता है बेचारी कंपनीज को, ठीक है। तो उनके लिए क्या हो जाता है कि ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, ठीक है। ठीक है, आई होप सो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव्स भी इसके समझ में आ गए होंगे, इसकी नीड्स भी अच्छे से समझ में आ गई होंगी, इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो हम आगे डिस्कस करते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया, और सिंपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम एक और लेक्चर लेके आएंगे जिसमें हमने जो हमने आज डिस्कस नहीं करा, यानी कि हमने मीनिंग ऑफ रूल्स एंड डेबिट एंड क्रेडिट, और क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंसेस जो हमने डिस्कस नहीं करा, वो हम क्या है, अभी जो लेक्चर आएगा इसके बाद, जो मतलब अपकमिंग लेक्चर है, वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते भी रहिए नालायक को, ठीक है। पेपर नजदीक आ जाएगा और हम ऐसे ही मतलब ना हवा हवा में ही सब कुछ उड़ा देंगे, ठीक है। ऐसे नहीं करना है, आप अभी ना थोड़े रिस्पॉन्सिबल हो जाइए, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराइए, अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। अगर आप अभी पढ़ना शुरू करोगे तभी एग्जाम क्रैक होगा, ये नहीं कि एक महीना पहले पढ़ना शुरू कर दिया और फिर वाहिगुरु जी को, बाबा नानक को आप बोलो कि हाँ हाँ मेरा पेपर क्लियर करा देना, हे भगवान प्लीज मेरा पेपर क्लियर करा देना, मेरे साथ चलना, आप ऐसे करना, है ना। तो भगवान भी उसकी हेल्प करता है जो खुद की हेल्प करता है, ठीक है। तो वाहिगुरु भी तभी आपके साथ रहेंगे अगर आप खुद मेहनत करोगे। तो नालायकों, मेहनत करते रहो, ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है। तभी तो मुझे भी थोड़ा आप पे प्राउड होगा ना कि हाँ भाई कुछ कर दिखाया बच्चों ने, ठीक है। तो स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड स्टडी, ठीक है। थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है, वरना आपको पाप लगेगा, मैं पहले बोल रही हूँ, ठीक है। तो आप इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।